for this webinar today. I, Ankit Pandya, on behalf of Parul University family, would like to welcome all of you on today's webinar, which has a bit different topic to discuss upon. So this particular webinar is organized by Department of Physical Education at Parul University, and the topic of the webinar is very much interesting, that how sports plays an important role in your life and how you can continue your career with the sports which you are having the interest in. So without wasting much of our time, I would like to introduce our expert for the day. So today we have Mr. Vismay Vyas with us, who is an International Table Tennis Federation Level 1 course conductor. Along with that, he's the International Table Tennis Federation Level 3 coach. Plus, he's the head coach of Sports Authority of Gujarat. Getting some more details about the achievements that he has in his field of table tennis or sports, I must say that he represented Indian junior team as a coach in Asian School Table Tennis Championship in 2019. And along with that, he won 2 silver and 3 bronze medal for that team, for which he was there as a coach. So we are glad to have you here with us, Vismay sir. Yeah, sir. Thank you. Yeah, we are having this. We are considering this as our pleasure that we have a person like you to inspire our students to continue with the field or the sports that they are interested into. So I would like to have this one discussion with you because the topic is such and the expertise of yours is also such that, sir, how you got inspiration and what is the story of your life starting from the beginning till this, the whole path of table tennis from a player to the coach, from national, state, national and international. Please share certain details related to that, sir. Okay. Actually, I have started table tennis at the age of 12. तब मैं इतना सीरियस नहीं था रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, मैं जस्ट फन के लिए खेलता था. और मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था जो मेरे साथ पढ़ता था वो एक्चुअली बहुत अच्छा प्लेयर था, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला. वो मुझे कभी कभार ले जाता था कि चल खेलने चल, तो कभी कभार मैं खेल लेता था. तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया और मैंने धीरे धीरे टेबल टेनिस के अंदर खेलना स्टार्ट किया. पहली बार जैसे स्टेट रिप्रेजेंट किया, उसके बाद वहां पे किसी से हारा तो एक बार सीधे मन में लग गया कि नहीं भाई कुछ करना है, हारा कैसे में, मुझे जीतना है कुछ भी करके. तो धीरे धीरे उसके ऊपर वर्कआउट करता गया. फिर जैसे मैं नेशनल खेला, कॉलेज में आया, इंटर यूनिवर्सिटीज खेला, इंटर यूनिवर्सिटी में मेडल था. फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे. जैसे कि आपको पता है कि अगर स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो टोटल 3 लाइन है. जैसे कि आप देखो, स्पोर्ट्स कोटा है कि आप खेलते खेलते गवर्नमेंट जॉब ले लो स्पोर्ट्स कोटा पे. फिर दूसरा है फिजिकल एजुकेशन और तीसरा है फील्ड वर्क जैसे कि कोचिंग लाइन. तो उस टाइम पे मैंने देखा कि स्पोर्ट्स कोटा में तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब जिसके पास नहीं है, तो बेटर ऑप्शन इज फील्ड वर्क. और मुझे पहले से फील्ड में काम करना बहुत अच्छा लगता था. तो मैंने डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग NSNIS पटियाला से मैंने डिप्लोमा किया इन 2004-05. और जैसे मैंने डिप्लोमा किया, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात में ज्वाइन हुआ था इन 2005. सबसे पहला पोस्टिंग जो था मेरा नवसारी डिस्ट्रिक्ट में था. वहां से मैंने बहुत सारे 4-5 साल के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स जो है जो मैंने नेशनल प्लेयर दिए. उसके बाद मैं अब्रॉड गया UK. मैं 3.5 साल वहां पे था. वहां पे मैंने वॉटफोर्ड सिविक सेंटर के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 साल का एज अ कोच. फिर वापस मैं 2011 में इंडिया आया. यहाँ आने के बाद मैंने लेवल कोर्सेज चालू किए. इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मैंने कंप्लीट किए हैं. आई एम लेवल 3 क्वालिफाइड कोच एज वेल. और साथ में मैंने कोर्स कंडक्टर के लिए अप्लाई किया जहाँ पे मैं टॉपर रहा. अभी फिलहाल इंडिया में जो कोर्स कंडक्टर, इंडियन कोर्स कंडक्टर है, वो इंडिया में खाली 2 ही है टेबल टेनिस के अंदर. फिर मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अब्रॉड से आने के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के साथ वापस 2011 से स्टार्ट किया एज ए हेड कोच. वडोदरा मेरा पोस्टिंग हुआ. वडोदरा से भी मैंने बहुत सारे प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं. फिलहाल मेरे पास एक इंटरनेशनल प्लेयर भी खेल रहा है, मानुष शाह. और मेरा जो सेंटर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल और रीजनल एकेडमी का कंबाइंड सेंटर मेरा चलता है समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर. सो फुल डे मेरा डेडिकेशन स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा रहता है फील्ड वर्क, स्पेशली फील्ड वर्क.
इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़े। So that's a very inspiring story that from a player to this coach to go to international foreign countries and getting the details from there, starting from zero, coming to this level. That is actually, this is an inspirational story that we have. So considering this inspiration, just one thing which I also would like to know, I have this feeling to ask you, is that what inspires you to be there in this field of sports? पहले से मुझे ऐसा था कि देखो, मैं जब खेलता था, जब ऐसा टाइम पास के लिए खेलता था, मैं इतना सीरियसली टेबल टेनिस को खेलता नहीं था, लेकिन उस टाइम पे मेरा आइडल, जैसे कि मैं वीडियोस देखता था, टेबल टेनिस के वीडियोस देखता था, तो मेरा आइडल थे जेओ वार्डनर, जैन ओवे वार्डनर, जिसको टेबल टेनिस के गॉड बोला जाता है आज की तारीख में। स्वीडन के प्लेयर है। मैंने उसको देख के, और उनके साथ साथ मेरे नेटिव प्लेस है, वहां से भी बहुत सारे प्लेयर जो 2-3 थे जो मुझे इंस्पायर करते थे, उनको देख के, एक पारा प्लेयर था, वो पारा प्लेयर को देख के, उसकी जो स्ट्रगल देख के, उनकी जो मेहनत देख के स्पोर्ट्स में, मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। अगर कोई पारा एथलीट अगर इतने इसी सिचुएशन के होते हुए भी अगर ये इतने कम्पीट कर सकते हैं, इतना एफर्ट्स डाल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं डाल सकता। तो वहां से मुझे एक स्पार्क हुआ कि नहीं, इस फील्ड में अभी आगे बढ़ना है। तो मैंने जो सीरियस टेबल टेनिस खेलना चालू किया एट द एज ऑफ 15। Correct. Okay. So that's great. That definitely. So we hope that our students also will have this type of faith in their own self, and they will get a mentor like you who can guide them to a correct path. So our students are having certain questions to ask you from specifically the field of table tennis. So we have one of our student who is having this question that how to handle the tournament pressure. This is the common question that all the players have, that whenever you are there playing for even state or your district or anything, you have many people by which you are getting influenced. Okay, so many a time this creates pressure when you are playing at that time. So this is the basic question that we have, that how to handle that tournament pressure. सी बेसिकली व्हाट हैपेंड, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितना देखा है, जब भी फील्ड में प्रैक्टिस सेशंस में होते हैं, तो वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए, टूर्नामेंट एटमॉस्फेयर, वो क्रिएट नहीं होता है। जैसे कि सपोज आप प्रैक्टिस सेशन में खेलते हैं, तो आपको पता है, आपका माइंड भी रेडी है कि भाई मुझे प्रैक्टिस करनी है, इसमें मैं अगर हारता हूं या पॉइंट लूज करता हूं, डजंट मैटर। लेकिन जब आप टूर्नामेंट में जाते हो, तो वहां पे शाउटिंग होती है, 2 प्लेयर एग्रेसिवली एक दूसरे के साथ compete करते हैं। वहां पे आप देखो तो जितने भी टेबल पे से आवाज आती है, तो वो जो एनवायरनमेंट होता है टूर्नामेंट का, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो मैं जो अपने सेशन में करता हूं, मैं अपने प्लेयर को यही बोलता हूं कि जब भी आपको प्रेशर फील होता है टूर्नामेंट में, तो रिमेंबर वन थिंग, कि आपका माइंड रेडी नहीं था वो एटमॉस्फेयर के लिए। तभी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फियर, या तो फिर फियर आता है, और कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आपकी डाउन हो जाती है। तो मैं हमेशा अपने प्लेयर के साथ यही करता हूं कि जब आप प्रैक्टिस सेशन खेलते हो, तो एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि जैसे कि आप टूर्नामेंट खेल रहे हो। जैसे कि एक पॉइंट आपको मिलता है, अच्छी रैली आप खेलते हो, एक पॉइंट मिलता है, तो आप उसको सेलिब्रेट करो जैसे आप टूर्नामेंट में करते हो। जनरली देखने को क्या मिलता है कि जब टूर्नामेंट में खेलते हैं, अच्छा पॉइंट आप लेते हो, तो आप सेलिब्रेट करते हो, लेकिन वही चीज जब आप प्रैक्टिस सेशन में लेते हो, तो उतना सेलिब्रेशन नहीं होता है, जो इतनी शाउटिंग नहीं होती है, तो वो जो इंटेंसिटी है वो क्रिएट नहीं हो पाती है, वो जो ऑरा है वो क्रिएट नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं जब आप टूर्नामेंट में जाते हो, तो सडनली एटमॉस्फेयर चेंज की वजह से आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं साइकोलॉजी जो है आपकी डाउन होती है, इसी वजह से प्रेशर आ जाता है। और उसके बावजूद भी प्रेशर आता है, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज, जिसकी वजह से आप प्रेशर को रिलीज कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। Great. So I hope that our students will understand that pressure is something which we are only creating. ऐसा कुछ है नहीं कि लोग हमें प्रेशर देके जाते हैं। इट इज लाइक आप जो सोच रहे हो वही आपको प्रेशर बन के बाद में अफेक्ट करता है। तो इट्स बेटर टू थिंक पॉजिटिवली, एंड प्रेशर भी एक फीलिंग है, तो वो लेना भी जरूरी है, वरना आपको पता कैसे चलेगा। या एब्सोल्युटली। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैंने बहुत सारे प्लेयर को स्टेट टूर्नामेंट में देखा है कि वो जो पूरे साल मेहनत करते हैं जिस टूर्नामेंट के लिए, उसी टूर्नामेंट में जब उसकी मैच होती है या मैच अनाउंस होती है, तब या तो वहां बाहर बैठ के वो लोग
बातें कर रहे होते हैं या तो कुछ और एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और मैच में मैं नाम अनाउंस हो गया और सीधे जाके टेबल पे खड़े हो जाते हैं, तो दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। सो कोई भी स्पोर्ट्स हो, और टेबल टेनिस की, स्पेशली टेबल टेनिस की बात करें तो मिनिमम 20 to 25 मिनट मेंटल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड फॉर टेबल टेनिस। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो और आप सीधे टेबल पे जाते हो, आपके माइंड में कुछ और ही चीज चलती है, और जब तक आप टेबल टेनिस में फोकस्ड होते हो तब तक आप 1 लव डाउन और 2 लव डाउन हो जाते हो, और उससे प्रेशर फिर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। सो मेंटल प्रिपरेशन, ये मेरा मानना है कि जो इंडियन टेबल टेनिस है, जो हम अभी भी स्टेट लेवल तक देखें, अभी तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारा लेवल बहुत ही ऊपर चला गया है, अभी तो धीरे धीरे नेशनल लेवल पे अच्छे अच्छे कैंप्स होने लगे, लेकिन अभी भी स्टेट लेवल की बात करें तो ओनली 2 to 5% प्लेयर्स जो प्रॉपर तरीके से मेंटल प्रिपरेशन करके टेबल के ऊपर उतरते हैं। और मेंटल प्रिपरेशन जो है हर मैच से पहले जरूरी है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में कर लिया और दिन में आपको 4 मैच खेलनी है तो सुबह आपने कर लिया है तो अभी आपको मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। आपको हर इंडिविजुअल मैच से पहले 20 to 25 मिनट मेंटल प्रिपरेशन करनी है, और उस दौरान रिमेंबर वन थिंग, किसी से इंटरेक्ट ना करे, किसी से बात ना करे, आपका अपोनेंट हो या आपका फ्रेंड हो। सो ये एक मेथड है, आप प्रेशर को किस तरह से ओवरकम कर सकते हो। Correct. That's true. That's totally true. Another question that we have from one of our students, Jagrat Desai, is that which are the best ways to improve our footwork? फुटवर्क का जो बेसिकली जो फुटवर्क इंप्रूव करने की जो टेक्निक है वो शैडो प्रैक्टिस है। शैडो प्रैक्टिस भी 2 तरह की होती है, वन इज जनरल शैडो प्रैक्टिस एंड सेकंड इज रिदमिक शैडो प्रैक्टिस। रिदमिक शैडो प्रैक्टिस मीन्स अगर आपके पास कोई अपोनेंट नहीं है, आपके पास टेबल भी नहीं है, इट्स ओके, आप एक पर्टिकुलर एक स्पेस 3-4 मीटर की स्पेस हो, वहां पे खड़े होके आप शैडो प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको फुटवर्क करते हुए अपने आप को देखना है और स्लोली ग्रेजुअली आपको फुटवर्क करते रहना है, और आपको इमेजिन करना है कि सामने से बॉल अगर आपके फोरहैंड में आया, आपने स्ट्रोक खेला, उसके बाद बैकहैंड में आया, तो आपको स्लोली बैकहैंड की तरफ मूव करना है साइडवेज, एंड देन अगेन स्ट्रोक को खेलना है। तो ये जो है प्रॉपरली विजुअलाइजेशन के आधार के ऊपर ये शैडो प्रैक्टिस की जाती है। तो जितना शैडो प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप ज्यादा इंप्रूव करोगे। जैसे कि आज मुझे कोई पर्टिकुलर ड्रिल करवानी है तो मुझे बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो मुझे पहले से पूछ लेते हैं कि सर आज इवनिंग सेशन में स्पेसिफिक कौन सी ड्रिल करनी है और उसमें कौन सा फुटवर्क यूज होता है, तो मैं उनको पहले से बता देता हूँ। तो मेरे जितने भी प्लेयर है सेशन में आने से पहले वो पर्टिकुलर फुटवर्क के ऊपर शैडो प्रैक्टिस करके आते हैं, तो जब भी वो एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है फुटवर्क के अंदर, और खुद ब खुद वो एफिशिएंटली वो फुटवर्क कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने शैडो प्रैक्टिस नहीं की है और सीधे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो 45 मिनट की वो ड्रिल है, तो उसमें से 20 मिनट तो आपको वो पर्टिकुलर फुटवर्क के अंदर एडजस्ट होने में लग जाते हैं। Correct. So I hope that our students will definitely take help of this shadow practice and they will improve in this particular field of table tennis. Another question that we have is that how to improve top spin? अगेन टॉप स्पिन या कोई भी स्ट्रोक भी इंप्रूव करना है, उसके लिए सबसे बेस्ट है मिरर शैडो। मिरर के सामने खड़े हो उससे पहले आपको एक प्रॉपर टेक्निक का, जो इंटरनेशनल कोई भी आपका आइडल है या कोई भी अच्छा प्लेयर है उसकी एक टेक्निक देखो, शांति से ऑब्जर्व करो, वीडियो एनालिसिस करो, उसके बाद आपको हाथ में रैकेट लेते हुए मिरर के सामने खड़े होकर टॉप स्पिन की स्लोली शैडो प्रैक्टिस करनी है। तो खुद अपने आप को जैसे आप आईने में देखोगे तो आपको डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपका हाथ पहले कहाँ जाता था और एक्चुअल जो एक्शन है वो कैसी है, और वो एक्शन एडप्ट करते हुए आपको रिपीटेडली 500,000 टॉप स्पिन की शैडो करती रहनी है एवरी डे। जैसे जैसे आप शैडो प्रैक्टिस करते जाओगे वो जो पर्टिकुलर टेक्निक है, टॉप स्पिन है, वो आपके धीरे धीरे उसकी एक्शन है वो एडेप्टेशन उसकी बढ़ती जाएगी। दूसरी जो है, जैसे आपकी एक्शन एक बार प्रॉपर सेट होती है, सबसे पहले आता है सेल्फ मल्टी बॉल। सेल्फ मल्टी बॉल मतलब अगर आपके पास
20-25 बॉल है या उससे ज्यादा बॉल है, एक साथ एक बकेट में ले लो। टेबल या डाइनिंग टेबल या घर पे आपके पास उतनी हाइट का अप्रोक्सीमेटली कोई टेबल है तो उसके बाजू में खड़े होके आपको लेफ्ट हैंड से, अगर आप राइटी हो तो आपको लेफ्ट हैंड से बॉल को टेबल पे ड्रॉप करना है और शैडो करके आपको बॉल को टॉसपिन जनरेट करना है और बॉल को छोड़ देना है। उसी तरह से सेल्फ मल्टी बॉल कर सकते हो। एक बार सेल्फ मल्टी बॉल के अंदर आपकी अगर एक्शन इंप्रूव होती है, फिर आप अपने कोच या आपके अपने को प्लेयर है उनके साथ मल्टी बॉल ट्रेनिंग कर सकते हो। जैसे आपकी एक बार एडेप्टेशन बढ़ जाती है, फिर आप टेबल पे सर्विस एंड अटैक की प्रैक्टिस कर सकते हो। करेक्ट, ग्रेट। सो डेफिनेटली आई होप कि जैसे ये जल्दी से कोविड का थोड़ा कम हो जाए इंडिया में, we would definitely like to invite you over here to have interaction with our coach at Parul University and the students as well. So Sure, they sure. would be more than happy because having a practical approach when you are there physically available and having this screen to screen communication makes a lot of difference. So Yeah, let's hope कि definitely. जल्दी ही बंद हो और बाकी सब open हो जाए, and we definitely would invite you here to visit university as well and to have interaction with the students. One another student is having this question that what are the challenges faced from being a state level player to being a national level player? What are the challenges from being a state to national? सी स्टेट लेवल प्लेयर, अगर आपने टेक्निक के ऊपर प्रॉपर वर्कआउट किया है, आपकी टेक्निक अच्छी है, अगर टेक्टिकल में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ है, इट्स ओके। अगर आप प्रॉपर तरीके से टेक्निक के ऊपर वर्कआउट करते हो तो आप डेफिनेटली स्टेट प्लेयर बन सकते हो। लेकिन अगर स्टेट में आपको रैंक चाहिए और आपको नेशनल पार्टिसिपेशन की तरफ आगे बढ़ना है तो आपको टेक्टिकल जो पैरामीटर है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। स्टेट लेवल के ऊपर टेक्निकल टैक्टिकल के ऊपर अगर आप दोनों में वर्कआउट अच्छा है तो आप स्टेट रैंक एटलीस्ट अचीव कर सकते हो। लेकिन नेशनल लेवल में खेलने के लिए आपको जो 5 बेसिक पिलर्स है, जो टेबल टेनिस के 5 बेसिक पिलर, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट पिलर इज टेक्निकल स्ट्रेंथ, सेकंड इज टैक्टिकल स्ट्रेंथ, थर्ड इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, फोर्थ इज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिफ्थ इज डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये 5 के ऊपर वर्कआउट करोगे तब जाके आप नेशनल के अंदर अच्छे से अच्छी पोजीशन अचीव कर पाओगे। इसमें से एक भी पिलर अगर आपका वीक होगा ट्रेनिंग के दौरान तो आपको डेफिनेटली नेशनल लेवल में परफॉर्मेंस के टाइम प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि नावडेज अगर आप गुजरात की, इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नेशनल टीम जो है वो बहुत ही अच्छी है, जो इंटरनेशनल में अच्छे से अच्छा भी परफॉर्म कर रही है। सो अगर आपको टॉप 10 या टॉप 16 में अगर इंडिया के लेवल में आना है तो आपको ये 5 पिलर के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। स्टेट लेवल इज ओके, अगर आप 4 से 5 साल अगर टेक्निकल और टैक्टिकल वर्कआउट करते हो तो आप डेफिनेटली स्टेट के अंदर आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और रैंक भी अचीव कर सकते हो। That's great. The same student is having one another question that how to get familiar to the condition of the table during the tournament in a very less time that you are having when the tournament is starting. So that is the thing. The condition of table, how would you understand that? या एक्चुअली टेबल आप देखो तो टेबल बहुत सारे अलग अलग कंडीशन के टेबल्स होते हैं। जैसे कि कोई फास्ट टेबल होता है, कोई स्लो टेबल होता है, कोई टेबल जो है वो स्पिन ज्यादा जनरेट करता है, कोई टेबल जो है स्पिन कम जनरेट करता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन ऐसा है कि टूर्नामेंट है, अगर आपकी मैच है तो आपके मैच से पहले आपको 1 घंटा प्रैक्टिस टाइम मिलता है हर मैच से पहले। क्योंकि वहां पे प्रैक्टिस हॉल अलग होता है, टूर्नामेंट वेन्यू अलग होता है, तो प्रैक्टिस हॉल में आपको अलॉट कर देते हैं कि भाई ये टेबल से ये टेबल ये प्लेयर के लिए है और इतने से इतने टाइम आप वहां पे आके खेल सकते हो। तो वहां पे प्लेयर क्या करते हैं, वहां पे खेलते हैं। लेकिन अगर हम इंडियन उसकी बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो अब तक हमारी इंडिया के अंदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अलावा प्रैक्टिस हॉल कहीं पे भी अलॉट करते नहीं है। तो उस वजह से इंडिया में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि हम जैसे प्रैक्टिस करते हैं वो इतना बड़ा हॉल होता नहीं है, छोटा सा हॉल होता है, और सडनली आप टूर्नामेंट में बड़े से हॉल के अंदर जाते हो जहाँ पे एयर डेंसिटी ज्यादा होती है, तो टाइमिंग के भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि छोटे हॉल में आप खेलते हो तो बॉल एकदम क्विक आपकी तरफ बढ़ता है ड्यू टू लो एयर डेंसिटी। टाइमिंग आपको बहुत क्विक रखना पड़ता है। वैसे जब आप बड़े हॉल के अंदर और बड़े से स्टेडियम के अंदर एंटर करते हो तो वहां पे बॉल रुक रुक के आती है, थोड़ी स्लो आती है, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होता है ड्यू टू हाई एयर डेंसिटी। तो उसमें आपको थोड़ा रुक के खेलना पड़ता है।
तो यहाँ पे कैसा है कि जब भी सुबह आपकी टूर्नामेंट जिस दिन होती है तो उस दिन सुबह जाके 1 घंटा आप वहां पे वही टेबल के ऊपर प्रैक्टिस करो, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि ये टेबल फास्ट है, ये टेबल स्लो है, तो अकॉर्डिंगली आपको उसमें स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्योंकि जब भी कहीं पे कोई भी स्टेट टूर्नामेंट या नेशनल टूर्नामेंट होती है तो जब शेड्यूल स्टार्ट होता है उससे 1 घंटे पहले आपको 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस सेशन वो लोग अलॉट करते हैं। तो उसी टाइम को आपको जाके जज करना है कि टेबल फास्ट है, टेबल स्लो है, स्पिन ज्यादा है, स्पिन कम है। कभी कभार जहां पे ठंड ज्यादा होती है तो मॉइस्चर भी होता है, तो आपको ये भी जज कर लेना है कि बॉल पे मॉइस्चर आता है कि नहीं, आपकी रैकेट के ऊपर मॉइस्चर आता है कि नहीं। ये सब एनालिसिस करने के बाद आपको अपनी जो गेम प्लान है ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गेम प्लान बनाना है, और अकॉर्डिंगली आपको जो है सिचुएशन के हिसाब से आपको टेबल के ऊपर एडजस्ट होना है। क्योंकि वो लोग आपको कभी भी टाइम देंगे नहीं, वो आपको खुद जज करना है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। और या तो आपके कोच से पूछिए कि ये जो क्लाइमेट है, ये जो एनवायरनमेंट है, उसमें किस तरह से मैं एडजस्ट करूं। जैसे कि स्लो टेबल है तो आपको गेम थोड़ी स्लो रखनी है, स्पिन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ स्पीड। वैसे ही जब स्पीड टेबल है तो आपको स्पीड और स्पिन दोनों के ऊपर फोकस करना है, स्पीड भी जरूरी है स्पीड टेबल के ऊपर। तो आप अकॉर्डिंगली पेइंग कंडीशन आपको गेम प्लान करना होता है। So we have a lot of technicalities. Even I wasn't knowing that, okay, this much of technical things we have specifically for sports. But yeah, as technology is also improving, we also are having a very good players coming out with this because it is helpful for them to understand how this technical things work. And till the time we have people like you to suggest and guide them, definitely Gujarat and India will proliferate like anything in all the sports fields that we have. Another question that we have is that if the opponent is consistent, how to get a breakthrough in the situation? पहले तो अपोनेंट अगर कंसिस्टेंट है, अपोनेंट का कंसिस्टेंट, पहले तो उसकी गेम स्टाइल समझनी पड़ती है। बिकॉज कंसिस्टेंट प्लेयर में भी अगर आप देखो तो बहुत सारी गेम स्टाइल्स होती हैं कि क्लोज टू द टेबल प्लेयर है, अवे फ्रॉम द टेबल प्लेयर है, रैली प्लेयर है या ब्लॉकर है, तो किस तरह से ऑलराउंड प्लेयर है, तो किस तरह का प्लेयर है अकॉर्डिंगली। मेरा जो मानना है वो हमेशा यही है कि जब भी आप टेबल के ऊपर स्टार्टिंग में गेम खेलने उतरते हो तो रिमेंबर वन थिंग, आप अपने जो बेस्ट वेपन्स है, अपने जो बेस्ट स्ट्रोक है वो यूज करो। और वो जो इनिशियल स्टेज में 4-5 पॉइंट में आप अपने जो पॉइंट खेलते हो, अपने बेस्ट पॉइंट्स खेलते हो, उसमें आप आइडेंटिफाई करो कि आपके जो प्लेयर है, आपका जो प्लेयर कहाँ पे उसकी वीक पॉइंट है, क्या क्या वीकनेसेस है, और उसके बाद के जो पॉइंट है उस अकॉर्डिंगली आपको डिजाइन करने हैं और स्ट्रेटेजी के अंदर आपको इन्वॉल्व करने हैं। दूसरी बात कि सबसे पहली बात कि अगर आपका प्लेयर कंसिस्टेंट है, रिमेंबर वन थिंग कि आपको उसको सरप्राइजेस देनी पड़ेगी। अगर हम एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो 2 प्लेयर एकदम कंसिस्टेंट है और दोनों प्लेयर एक दूसरे के सामने खेल रहे हैं, तो उसमें जीतने के चांसेस उस प्लेयर के बढ़ते हैं जो दूसरे को सरप्राइजेस दे सके। जैसे कि सरप्राइजेस इन सर्विसेज, सरप्राइजेस इन रिसीव, देन उसने एक्सपेक्ट ना किया हो ऐसा कोई स्ट्रोक खेलना और सडनली कुछ एग्रेसिवली कुछ प्लेसमेंट ऐसा करना जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। तो ये सब चीजें जो होती है ना, वो हमेशा डिसेप्टिव गेम, ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो कंसिस्टेंट प्लेयर है उसके सामने खेलने में सबसे ज्यादा यूज होता है। और उसे जो वही जो स्पार्क है और वही जो आपकी जो सरप्राइज है वो कहीं ना कहीं आपको उससे लीड लेने में और उसके सामने जीतने में आपको हेल्प करती है। Wow, that's great. The another question that we had was that playing counter, how important it is? See, काउंटर इज एग्रेसिव स्ट्रोक। काउंटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है आपकी गेम प्लान कैसी है। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो 2 तरह की गेम होती है, अटैक एंड काउंटर अटैक। बाकी इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करो तो काउंटर जो पर्टिकुलर स्ट्रोक है वो ज्यादातर कोई खेलता नहीं है, टॉसपिन ही ज्यादा खेलते हैं। वंस इन अ वाइल अगर सडनली बॉल आपके पास आ जाता है, आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है टू जनरेट टॉसपिन, तो उस टाइम पे आप काउंटर खेल सकते हो। अदरवाइज काउंटर जो है वो काउंटर अटैक के अंदर सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे कि आपने अपोनेंट को डिफेंसिव कोई स्ट्रोक खेला और आपके अपोनेंट ने अटैक मारा, तो उसके अटैक के ऊपर अटैक करने के लिए काउंटर
ज्यादा यूज होता है। बाकी ऐसे जनरली नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काउंटर, स्पेशली मेंस के अंदर काउंटर कोई नहीं खेलता, वुमेन्स के अंदर काउंटर सबसे ज्यादा यूज होता है। Okay. This question we have from Mr. Vatsal Mehta. He's saying which one is good, being consistent or taking great points? डिपेंड अपॉन योर अपोनेंट। अपोनेंट कैसा है, अपोनेंट की गेम कैसी है, और आप उसको उसके सामने खेलते टाइम कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी उसके अकॉर्डिंगली है। जैसे कि आपका अपोनेंट ऐसा है कि वो अटैक करता है, लेकिन आपका अटैक उससे बेटर है, तो बेटर कि आप अग्रेसिव मोड में चले जाओ और आप वो अटैक करें। उससे अच्छा है कि आपके अटैक जो अगर बेटर है तो आप इनिशिएटिव पहले लो, तो वो आपके लिए बेटर है। लेकिन आपका अपोनेंट ऐसा है कि वो और कुछ कर ही नहीं रहा, आपसे बेटर उसका अटैक है और आपको इनिशिएटिव लेने नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पे कंट्रोल और कंसिस्टेंट प्लेयर बनना इट्स एडवाइजेबल। वो डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी भी स्टाइल है बीइंग अ प्लेयर, अगर आपको नेशनल में परफॉर्म करना है तो जितनी भी टेक्टिकल स्टाइल्स है, स्ट्रेटेजी है, वो सब आपको एडेप्टेशन आपको खुद को लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर अलग अलग प्लेयर के सामने आपको अलग अलग गेम स्टाइल से खेलना पड़ता है, तो डिपेंड करता है। Correct. So according to what type of player you have in front of you, you can plan the things out, that how you can plan your strategies in front of that person. So that is a very good advice. बट इनिशियल स्टेज में जब भी आप गेम में उतरते हो, तो मैंने आगे जैसे बोला कि स्टार्ट विथ योर बेस्ट स्ट्रोक। अगर आपकी गेम एग्रेसिव है तो पहले 5 पॉइंट हमेशा आपको अपनी गेम खेलनी है, एग्रेसिव से स्टार्ट करना है, और इन बिटवीन आपको ढूंढना है कि आपका जो अपोनेंट है वो कहाँ फंस रहा है या आप खुद फंस रहे हो, कैसे करना है। अगर आपका अपोनेंट जो है वो अटैक में नेगेटिव पॉइंट्स दे रहा है तो वंस इन अ वाइल उसको भी अटैक देना एडवाइजेबल है। Correct. That's great. Sure. So this again, we have this one question from one of our students related to this pressure handling only. That what actually this pressure is, whether it is having this crowd shouting in front of us. Then, if it is yes, then what is the reason of when the crowd starts shouting, you are getting away with the points, and how to tackle that pressure? Because when you are there playing in that situation and crowd is shouting continuously, how you can tackle both the things? सी मैंने जैसे बोला है आगे भी कि आपको 20 to 25 मिनट मिनिमम मेंटल प्रिपरेशन जो है आपकी जरूरी है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज विजुअलाइजेशन, जो हर कोई एथलीट हर कोई गेम में करता है। विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है, वो जैसे जैसे आप रिहर्सल करोगे आप उसमें एक्सपर्टीज आपको मिलती रहेगी। जैसे कि हमारे जितने भी प्लेयर हैं उनको कंपलसरी है कि मैच से 45 मिनट पहले आपको अलग से एक कोने में चले जाना है, कान के अंदर हेडफोन से ऐसा कुछ डाल देना है ताकि बाहर का जितने भी साउंड्स है वो आपको डिस्टर्ब ना करे, और शांति से बैठ के विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन में आपको ये करना है कि आपका जो प्रीवियस बेस्ट परफॉर्मेंस है वो याद करो, आपका जो बेस्ट स्ट्रोक है वो याद करो कि आपने जो आगे खेला था आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस था वो कैसा था। अगर आपका अच्छा कोई प्रीवियस परफॉर्मेंस नहीं है तो आप कोई भी एक इंटरनेशनल प्लेयर की मैच देखी हो वो याद करो। जैसे कि कोई आपका आइडल है, वार्डनर है, फिर टीमो बॉल है, देन मालिन है, जो भी कोई इंटरनेशनल स्टार है उसकी मैच देखी हो तो उसको विजुअलाइज करो और उसकी जगह पे आप अपने आप को देखो। और जब भी विजुअलाइज करते हो रिमेंबर वन थिंग कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए, कि जैसे कि आप विजुअलाइज कर रहे हो अपने आप को टेबल पे खेलते हुए देख रहे हो, टॉस पिन मारते हुए देख रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ऑडियंस भी दिखनी चाहिए, अपने अपोनेंट भी दिखना चाहिए, आपके कोच भी दिखने चाहिए। जस्ट विजुअलाइज इट, आंख बंद करो, विजुअलाइज करते जाओ और ये देखो कि आपने पॉइंट लिया तो कैसे शाउटिंग हो रहा है। तो रियलिस्टिक इमेजिनरी एक क्रिएट करनी है और उसके अंदर आपको 30 मिनट तक आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है। जब आप फुल्ली फोकस्ड हो जाओ और टेबल पे उतरोगे तो अगर ऑडियंस भी शाउटिंग करेगी तो आपको इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आप हाफ एन आवर से उसको फोकस कर रहे थे। तो विजुअलाइजेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेबल पे उतरे और अगर ऑडियंस की शाउटिंग से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल प्रिपरेशन है, विजुअलाइजेशन है, वो प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप टूर्नामेंट में उतरो तो उससे
थोड़ा टाइम बढ़ा दो। और विजुअलाइजेशन जो है एवरी प्रैक्टिस सेशन में भी जरूरी है, क्योंकि एवरीडे जितना उसको रिहर्सल करोगे उतना ही आपको एक्सपर्टीज आएगी। तो आप जब हाफ एन आवर बिफोर टूर्नामेंट जब आप विजुअलाइजेशन करोगे तो वो 100% टारगेट होगा, और जब आप टेबल पे उतरोगे आपका जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल परफॉर्मेंस से भी अच्छा आएगा, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। सो विजुअलाइजेशन बेस्ट टेक्निक है। हर चीज से, जैसे कि साइकोलॉजिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन विजुअलाइजेशन है। Sure. The another question that we have received from one of our table tennis student, Harshil Shah, is that what is the best strategy for a player to defeat the opponent, like using the top spin or back spin or playing according to the opponent's weakness or something like that? What exactly the best strategy is? सी इनिशियल स्टेज में वैसे तो उसकी वीकनेस पे ही ज्यादा खेलना होता है, लेकिन पहले जब तक आप कोई प्लेयर ऐसा है जो आप पहली बार उनके साथ खेल रहे हो, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि उनकी एग्जैक्टली स्टाइल क्या है या उसकी एग्जैक्टली पैटर्न क्या है, उसके कौन से स्ट्रोक स्ट्रांग है, कौन से स्ट्रोक उसके वीक है। तो उस टाइम पे इसीलिए सबसे पहले जब आप टेबल पे उतरे तो पहले 5 पॉइंट आपको अपने बेस्ट स्ट्रोक खेलने हैं। अगर आपका टॉस स्पिन सबसे बढ़िया है तो सर्विस एंड अटैक अपने स्ट्रोक खेलो, और उस 5 पॉइंट के दौरान आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि आपका जो प्लेयर है कौन सी स्टाइल एडप्ट की है, और वो पर्टिकुलर स्टाइल में वो कौन सी टैक्टिक्स यूज कर रहा है, वो कहाँ से आपको कौन से डायरेक्शन में वो ज्यादा टॉस पिन हिट कर रहा है, क्रॉस कोर्ट ज्यादा खेल रहा है, डाउन द लाइन खेल रहा है। अकॉर्डिंगली फिर आपको भी क्रॉस कोर्ट डाउन द लाइन खेल के देखना है कि आपका ओपोनेंट जो है वो क्रॉस कोर्ट खेलने में ज्यादा फंसता है या डाउन द लाइन में ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है। अकॉर्डिंगली फिर बाकी के जो पॉइंट है आपको मैनेज करने हैं। जैसे कि आपका ओपोनेंट है उसका टॉस स्पिन ही वीक है और आपको अच्छा काउंटर अटैक मिल रहा है, देन गो फॉर बैक स्पिन, चॉप करके रिसीव छोड़ दो, वो अटैक करता है उसके ऊपर काउंटर अटैक करो, बीच बीच में कभी कभार आप इनिशिएटिव ले लो। तो डिपेंड करता है, ये सब कुछ चीजें तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आप अपने ओपोनेंट के साथ 5 पॉइंट नहीं खेल लेते। Correct. So that's great. Sir, just one thing I would like to ask you, that which particular image or the memory you have as a table tennis player which you would like to share with our students? Any memory which is good and very close to you? ये लास्ट ईयर की ही बात है एक्चुअली। मानुस नेशनल खेलने हम लोग गए थे और मैं गुजरात टीम के साथ था, सोनीपत हरियाणा, और वहां पे जूनियर में और यूथ में दोनों में पार्टिसिपेट किया था मानुस ने गुजरात स्टेट की तरफ से। और मुझे पता है कि सेमीफाइनल के अंदर उसकी मानव ठक्कर के साथ मैच थी। मानव ठक्कर सब लोग जानते ही है, सूरत से प्लेयर है और वन ऑफ द बेस्ट एथलीट, वन ऑफ द बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो उसके साथ उसकी यूथ में सेमीफाइनल थी और जूनियर में उसकी फाइनल थी। तो उससे पहले वो बहुत प्रेशर में था कि सर मैं इसको कभी जीता नहीं हूँ, मैं इसको कभी जीत नहीं पाया हूँ और मैं इसके सामने जीत नहीं पाऊंगा। तो मैच से पहले मैंने उसको यही बोला था कि अब तक तूने पहली बार जब नेशनल खेली थी तब तुझे पता था कि तू नेशनल खेल पाएगा नहीं ना, तूने अपना बेस्ट दिया तब खेला ना, तो तू अपना बेस्ट दे, विजुअलाइजेशन कर, एंड आई नो दैट तुम जीत सकते हो। उसका लाइफ का सबसे पहला जूनियर नेशनल टाइटल, और उसी टाइम पे उसने यूथ में भी टाइटल लिया था और डबल नेशनल चैंपियन हुआ था वो जूनियर यूथ दोनों में। वो रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है, वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। और बीइंग अ कोच, पहले गुजरात को कैसे वो लोग डिफाइन करते थे कि जब भी ड्रॉ होता था, फिक्चर्स होता था, सब लोग ये बोलते थे कि भाई हमें गुजरात चाहिए। लेकिन आज गुजरात के नाम से सब लोग डरते हैं नेशनल पे, ऑल बिकॉज ऑफ हरमीत देसाई, मानुस शाह, मानव ठक्कर, देवेश कारिया, ये 5-6 जो गुजरात के जो टॉप लेवल के एथलीट्स निकले, उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो अगर आप देखो तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था कि हमारे गुजरात का प्लेयर, वो भी वडोदरा का प्लेयर और एकेडमी का प्लेयर, मतलब डबल क्राउन अगर जीतता है, 2 नेशनल चैंपियन के टाइटल्स लेता है, तो मेरे लिए मेमोरेबल डे था। Definitely, sir. For people like us, those who are there as a mentor for someone, उसका छोटे से छोटा अचीवमेंट ही
for us it is a proud moment. So for you, Yes. definitely I can understand what type of feeling you have gone through. बीइंग अ कोच, और जब मैं एशियन स्कूल गेम में था उस टाइम पे भी इंडियन हिस्ट्री के अंदर कभी भी एशियन स्कूल गेम के अंदर हमें मेडल मिलते थे तो वो भी एक ब्रॉन्ज है ऐसा मिलता था. फर्स्ट टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. मैंने 15 दिन का कैंप भी लिया था इंडिया टीम का. उसके बाद जब हुआ उसमें हमने 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और मेरे लिए एज अ कोच बहुत ही प्राउड मोमेंट था. दूसरी बात थी कि हम गोल्ड मेडल चाइनीज टीम थी जिसमें 2 प्लेयर ऐसे थे कि जो इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप 16 में थे, चाइनीज ताइपे के. तो वो चाइनीज ताइपे की टीम के साथ हमारा फाइनल था और हम लोग 1 पॉइंट की वजह से हारे थे. बाकी टीम स्कोर वाज 2-all और लास्ट गेम के अंदर हम 2-all के बाद डिसाइडिंग गेम में 11-9 हारे थे. वो एक अगर हो जाता तो वो एक गोल्ड मेडल एक आ जाता. लेकिन इट वाज गुड परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से. वो मेरे लिए वो भी एक प्राउड मोमेंट था. ये 2 मेमोरी मेरे लिए आज की तारीख में सबसे बेस्ट. Great. So, considering this particular discussion that we had, I would definitely like to mention as a conclusion here that understanding your own strength, the strategy that you are planning, the person who is there in front of you, and considering your mental healthiness as well, all these things together, along with a very good mentor who is there with you, will make you a good player and a great player. So this is the only difference that it makes. So on behalf of Parul University family, I, Ankit Pandya, I'm very delightfully saying that we had a very good interaction with you, with my sir. And definitely, I'll inform our coach here at Parul University to have a word with you, and I would be more than happy to invite you here at Parul for having interaction with the students, sharing your own experience with them physically and practically both, so that they also can learn a lot many things. Because you, after this discussion, I can say specifically, if I consider table tennis, you are like a university to them. So one university coming to another university, that is a great opportunity that we have, that we can definitely extend towards our benefits of students as a whole. Thanks a lot, sir. Thank you very much for all your time. Thank you very much. We'll definitely get back to you, sir, with all the details, and we'll definitely get you certain questions if we have more questions from the students. So I'll definitely get you the questions back, and thanks a lot, sir. Thank you very much for all your time. Thank you. Thanks a lot. Okay, sir. Bye-bye. Bye.